और अब खबरें विस्तार से। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि मोदी मेहनती हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की प्रशंसा और आलोचना दोनों करते हैं। गुलाम नबी आजाद के अनुसार विदेश नीति में दुनिया विफल हो गई परंतु भारत सफल हुआ है। उनका मानना है कि कुछ चीजों में बीजेपी को सुधार करना होगा, नहीं तो उनका भी कांग्रेस जैसा हाल हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद का कश्मीरी पंडितों के बारे में लिखना घड़ियाली आंसू से अधिक कुछ नहीं है। 1986 मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा रचित दंगे हिंदुओं के खिलाफ, 1979-90 जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था कश्मीर में, दोनों समय गुलाम नबी आज़ाद के मुंह में उफ तक नहीं आया। 2006 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आज़ाद साहब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में उनका पुनर्निवास किया जा सके। ये शायद बात अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी कि बिट्टे कराटे की बेल उनके शासनकाल में ही हुई, जिस पे कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई एक पुअर इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और उसके बाद बिट्टे कराटे की बेल के खिलाफ भी इस सरकार ने, आज़ाद साहब की सरकार ने कोई अपील नहीं करी। जगमोहन जो कश्मीरी पंडितों के सेवियर रहे हैं पे इल्ज़ाम थोपना एक पुरानी आदत रही है कांग्रेसियों की और कश्मीर के उन नेताओं की जिनकी चुप्पी कहीं ना कहीं हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार में हामी थी, और आज अपना कुकर्म छुपाने के लिए जगमोहन थ्योरी को वापस रिवाइव करना एक पुरानी कश्मीरी पॉलिटिशियंस की आदत रही। और शारदा पीठ कॉरिडोर मामले पर पाकिस्तान पलट गया है। जी हां, इस बारे में जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में पीओके असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर जोड़े प्रस्ताव के पारित होने की बात से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों शारदा पीठ को लेकर पीओके असेंबली में बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई थी, जिसका स्वागत किया गया था। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वागू, हमारे संवाददाता दिल्ली से। शैलेंद्र, पहले इस बारे में ऐसा लगा कि बिल्कुल हरी झंडी है, बहुत अच्छे माहौल में सारा कुछ आगे बढ़ जाएगी बात, लेकिन अब इस पे अचानक यू टर्न लेना और ये कहा जाना कि जो असेंबली है वहाँ उसने शारदा पीठ को लेकर पीओके असेंबली में जो बातें की गई थी वो उससे इनकार कर रहा है। पारित होने की प्रस्ताव के पारित होने की बात से इनकार किया जा रहा है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, जिस दिन ये खबर हमने चलाई थी कि रेजोल्यूशन पारित हुआ है और ये दावा किया था पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर की तरफ से, हालांकि हमने उस वक्त ये भी कहा था कि अभी रेजोल्यूशन तो पास हो गया है, लेकिन जब तक पाकिस्तान सरकार इसे मोहर नहीं लगाएगी तब तक ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो पीओके में जो असेंबली है उनके पास इतनी आजादी नहीं है कि वो खुद अपने फैसले ले सके। वो एक रबर स्टैंप की तरह काम करती है, और अगर वो फैसला लेती भी है तो पाकिस्तान सरकार की बिना मंजूरी के बात आगे नहीं बढ़ती है। हालांकि आपको याद दिला दें कि आपसे कुछ दिन पहले जो शारदा पीठ का जो मंदिर इस तरफ है जो कश्मीर में, जो जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कुपवाड़ा में, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि करतारपुर कॉरिडोर की तरह एक कॉरिडोर जो पीठ को कनेक्ट करेगा दोनों तरफ एलओसी के, इस तरफ सरकार कदम उठाएगी। हालांकि उसके बाद अभी ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया इस बारे में, लेकिन इसी बीच खबर ये आई थी कि पीओके में जो असेंबली है उन्होंने इस बात का समर्थन किया है और एक कहा है कि कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए। हमने इस रेजोल्यूशन की कॉपी भी हमारे पास है। हालांकि अब पाकिस्तान अपनी बात से मुकर गया है और वो कह रहा है कि
ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बात के बाद जो भारत का क्या रवैया रहता है, ये देखने वाली बात है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए, इस बातचीत। तो शारदा पीठ कॉरिडोर मामले पर पाकिस्तान ने अपना जो है रुख वो स्पष्ट कर दिया है, और रुख इस तरह से है कि उसने यू टर्न ले लिया है। पहले उसने हामी भरी थी और अब इस तरह की बातें आ रही हैं कि पीओके असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर से जुड़े प्रस्ताव के पारित होने की बात से ही इनकार किया जा रहा है। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय जाएंगे और 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देश भर में करीब 8,30,000 बूथ पर कार्यकर्ता बूथ समिति की बैठक बुलाई गई है। जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूटी के सीनियर बीजेपी नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। एक बार फिर आपको बता दें कि बीजेपी का जो स्थापना दिवस उसको लेकर आज तैयारियां हैं, और बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहां दिल्ली में, खुद वहां प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे। स्थापना दिवस विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय जाएंगे और 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। देश भर में करीब 8,30,000 बूथ पर कार्यकर्ता बूथ समिति की बैठक बुलाई गई है, और जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर में भी खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूटी के सीनियर बीजेपी नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। और गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी आत्मकथा आज़ाद में कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे, जिसके कारण कश्मीरी पंडितों के पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज़ाद के अनुसार कश्मीरी पंडित 3 मुख्य कारणों से आतंकवादियों के निशाने पर आए, जिसमें से पहला, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, दूसरा, वो भारत समर्थक और अलगाववादी विरोधी थे, और तीसरा, वो कश्मीर में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और एक बार फिर हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये गुलाम नबी आज़ाद ने जो मौके पर जो मनोज कौल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, गुलाम नबी आज़ाद की इस आत्मकथा में जो बातें सामने आ रही हैं, कई बातें हैं। एक तो ये कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को लेकर और कांग्रेस का क्या रवैया रहा, उस पर वो अपनी कुछ बातें कर रहे हैं। हालांकि इस पर जो पनन कश्मीर संगठन है, जो तंजीम है, उसके लोगों ने भी कही है बातें। और दूसरी तरफ एक बात ये है कि इसमें वो पीएम की तारीफ भी कर रहे हैं। तो दरअसल इन तमाम बातों को इस समय उनकी किताब में लिखे जाने का अर्थ क्या निकाला जा सकता है? आज़ाद ने जिस तरह आपने जो किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने पलायन का जिक्र किया है, उसमें कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही हैं, जो स्पष्ट हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ ऐसी चीजें भी लिखी गई हैं जिनका ये कहा जा सकता है कि उसका कश्मीरी पंडित विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद ऐसा हुआ नहीं था जैसा उन्होंने लिखा है। सबसे बड़ी बात ये कि जो उन्होंने ये लिखा है कि जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वहां कश्मीर के अंदर ज्यादती हुई, जब लोगों को मारा गया, तो उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने पलायन शुरू कर दिया। लेकिन सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि उन्हें कश्मीर घाटी में ही कहीं पर रहने के लिए कहा जाता। कुछ ऐसे सेफ जोन बनाए जाते जहां पर
उन्हें रखा जा सके। तो पहली बात तो यह है कि उस वक्त जो सरकार थी उस सरकार का अता पता भी नहीं था, क्योंकि इतनी उथल पुथल थी चारों तरफ कश्मीर वैली के अंदर। तो क्या वो उस वक्त कश्मीर वैली के अंदर उनको एडजस्ट कर सकते थे, रिहेबिलिटेट कर सकते थे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरा और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, जो उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने उस वक्त अरेंज किया ट्रांसपोर्ट कश्मीरी पंडितों के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज किया गया और उन्हें जम्मू ले जाया गया या कश्मीर से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद वो कहीं पर उनकी वापसी जो है वो नामुमकिन सी हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कई कश्मीरी पंडितों से बात की, उनका ये कहना है कि उस वक्त कोई भी जब सरकार ही नहीं थी, जब कश्मीरी पंडित ये कहते हैं कि उस वक्त की जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके पास कोई ऐसा हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा विकल्प ही नहीं था, कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं थी कि वो माइग्रेशन को रोक सकते थे। वो तो कई बार उन सरकारों को ही मोर्दे निजाम ठहराते हुए कहते हैं कि वही माइग्रेशन के लिए, एग्जाइल के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में कश्मीरी पंडित उस पर जिस तरह का माहौल था, अफरा तफरी का, डर और खौफ का जो माहौल था, तो सरकार कैसे उनको ट्रांसपोर्ट अरेंज करके देती। तो ये कुछ चीजें हैं जो कश्मीरी पंडितों का ऐतराज है। हमने जैसे सुना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि आजाद अब जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले हैं, आ चुके हैं, जो कहिए पहले वो नेशनल लेवल के लीडर थे, वो उनकी जो नजर थी जम्मू कश्मीर में वो कम थी, हालांकि वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे लगभग 2.5 साल। लेकिन अब चूंकि वो एक्टिवली जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें बताई जाएं जिससे वो अपने आप को रेलिवेंट यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा माना जा रहा है कि जो एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि ये जो उन्होंने किताब लिखी है जिसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया है या कांग्रेस के खिलाफ जो बता रहे हैं, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लोगों से करीब जाए और ये जताने की कोशिश करें कि उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। अब ये देखना होगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर क्या रद्दअमल सामने आता है। कुछ कश्मीरी पंडितों से हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनका भी यही मानना है कि गुलाम नबी आजाद चूंकि एक्टिवली वो कश्मीर की पॉलिटिक्स में आने लगे हैं और इसीलिए वो कश्मीरी पंडितों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी ये कहा है कि जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने किस तरह के कदम उठाए। हालांकि गुलाम नबी आजाद ये कहते हैं कि जब सेंट्रल सिंह की सरकार थी तो उसके बाद जगसी जो टाउनशिप है, बहुत बड़ा टाउनशिप है माइग्रेंट्स का, वो उसका श्रेय लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने वो बनवाया था। लेकिन ये अभी जिस तरह की बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी है पलायन के मुताबिक, वो एक उससे हम ये कह सकते हैं एक बहस छिड़ चुकी है, खासतौर पर जो बिल्कुल बहस छिड़ चुकी है। अब बहस का मतलब ये है कि इसके पीछे अब कुछ माजी के पन्ने पलटे जाएंगे। मनोज जी आप हमारे साथ बने रहें, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस वक्त सवाल कर लेते हैं। शैलेंद्र, आप कैसे देखते हैं इस मतलब कथन को जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है? और एक तो सीधे तौर पर ये बात समझ में आती है कि चूंकि गुलाम नबी आजाद, जैसा भी मनोज भी क्या वो जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में खुद को उसमें जो है रेस में आगे रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे, तो क्या ये लिखना ये सिर्फ कांग्रेस को, मौजूदा कांग्रेस को पर वो निशाना साध रहे हैं या कहीं ना कहीं खुद पर भी उंगली मतलब एक तरह से उठाए जाने का मौका दे रहे हैं कि आपने क्या किया था उस समय जब आप वहां सरकार में थे या जब आप वहां पर सीएम थे? शैलेंद्र, देखिए, जो किताब सामने आई है गुलाम नबी आजाद की, उसमें उन्होंने कई तरह की बातें लिखी हैं और जिस वक्त वो मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, उस वक्त का भी उन्होंने जिक्र किया और खासतौर से तब जबकि कश्मीर से माइग्रेशन हुआ उस बात पर भी उन्होंने एक चैप्टर एक तरह से लिखा है अपनी किताब आजाद के अंदर। हालांकि इसमें जो दावे उन्होंने किए हैं, जो बातें उन्होंने लिखी है, उसको लेकर माना जा रहा है कि कश्मीरी पंडित जो समुदाय है वो इस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस वक्त की थी वो पूरी तरह से जिम्मेदार थी इसके लिए, और जिस तरह के माहौल उन्होंने उस वक्त हुआ था कश्मीर के अंदर, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की अपनी किताब के अंदर कि पूरी तरह से जो उस वक्त जो था कश्मीर में, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत जो इल्जाम है कश्मीर पंडितों पर भी डाला है कि वो उस वक्त इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे। हालांकि जो बुक कर रिलीज हुई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि कश्मीरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंडित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने जो अपनी किताब में जो बातें लिखी हैं वो पूरा सच नहीं है, वो आधा सच है, क्योंकि उसके बाद
जो वहां पे माहौल उस वक्त पैदा हुआ था उसके लिए जिम्मेदार ठहराना सिर्फ गवर्नर को, क्योंकि ये भी माना जाता है कि गवर्नर जो उस वक्त के थे उन्होंने हालात को काबू करने के लिए बहुत कड़े और ठोस कदम उस वक्त उठाए थे। और हालांकि ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा था आजाद ने कि जिस तरह माइग्रेशन हुआ उसके बाद वापस लौटना वो मुमकिन नहीं हो पाए, क्योंकि इस माइग्रेशन के बाद वहां पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया और इस विवाद का मुद्दा बनाया गया। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो कश्मीर पंडित ऑर्गेनाइजेशन है और इस बारे में वो क्या कहती है और खासतौर से बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन आता है। बीजेपी का से क्या हो सकता है और जो कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या कर सकती है। मनोज जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। क्या ये आपको लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद की जो मौजूदा सियासत है जम्मू कश्मीर को लेकर उसमें एक इम्पिटस आएगा, या फिर ये कि कश्मीर की सियासत में भी ये दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनके निशाने पर खुद गुलाम नबी आजाद आ जाएंगे? निशाने पे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये जरूर है कि इसका रिएक्शन जरूर होगा। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि कश्मीरी पंडितों का जो रिएक्शन आया है उसमें ये साफ कहा गया है कि इस तरह बातें उन्होंने की हैं वो सारी सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया और वो मजबूर हो गए कश्मीर वैली को छोड़ने के लिए, लेकिन सरकार ने उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया। तो ये सीधा उस वक्त के गवर्नर जगमोहन पर भी उनका निशाना है, जो कि जगमोहन जो गवर्नर है तो सेवियर माना जाता है कश्मीरी पंडितों की तरफ। उनके बारे में कोई भी अगर जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि उस वक्त अगर उस सरकार को भंग न किया गया होता और वहां जगमोहन गवर्नर ना लाए होते तो शायद हालात उससे बदतर हो सकते थे। तो ये भी माना जा रहा है कि जो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये कह रही है कि आजाद का ये कहना कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट किया था तो वो सीधा निशाना उस वक्त के गवर्नर पर ही इसका निशाना है। अब डेफिनेटली जब वो कहेंगे, जब वो सरकारों की बात करेंगे तो जैसा कि सबको मालूम है आजाद भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं, तो उनसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी को मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं तो जब आपसे तो आपने क्या किया, तो उनको डेफिनेटली उन सवालों का जवाब देना होगा। और खासतौर पर जो कश्मीर पंडितों ने जिस तरह का फर्स्ट रिएक्शन उनका आया है कि ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन उनका ये भी कहना है कि गुलाम नबी आजाद जैसे कि बाकी लीडरान हैं, उन्होंने बाकी लीडरों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जो कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं जैसे मैक्सिमम गवर्नर जगमोहन को ही निशाना बनाते हैं, उन पर ही निशाना साधते हैं कि वो शायद पलायन के लिए जिम्मेदार है। तो गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसी ही बात कही, तो डेफिनेटली इसका एक पॉलिटिकल रिएक्शन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे कि बीजेपी का इस पे क्या रुख है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी साहब, बिल्कुल। और एक सवाल जो अभी शालिद ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी किताब में कुछ हद तक पलायन के लिए जो कश्मीरी पंडित जो समुदाय है उनको भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। तो ये जो सवाल है यहाँ पे मनोज जी जिस पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो कश्मीरी पंडित 3 मुख्य कारणों से आतंकवादियों के निशाने पर आए, जिसे पहला उन्होंने लिखा है किताब रिपोर्ट है कि उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, दूसरा कि वो भारत समर्थक और अलगाववादी विरोधी थे, और तीसरा कि वो कश्मीर में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। तो क्या ये सारी बातें जो हैं मतलब ये क्या कहेंगी? मतलब जैसा भी शायद ने बताया कि उन्होंने एक तरह से उसे जिम्मेदार भी बताया है कि आप पलायन के लिए कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार भी आप ही थे। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने ये लिखा है कि वो कई महत्वपूर्ण पदों पे थे और उसके बाद उनको निशाना बनाया गया है, तो उसका कहने का मतलब ये था कि अगर वो यूनियन गवर्नमेंट के किसी बड़े ओहदे पे तैनात हैं जो कश्मीरी पंडित थे, उसमें कोई शक नहीं है, तो उनको निशाना बनाना ये आता था। जो दहशतगर्द थे, जो मिलिटेंट्स थे, उनका ये साफ संदेश था मरकजी सरकार को कि हम आपके खिलाफ हैं। उनको निशाना बनाने का मतलब ये था कि अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो हम उनको निशाना बनाएंगे। ये पहले भी होता आया है, जो सियासत हुई है जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर 1990 में जिस तरह के हालात हुए उसमें कश्मीरी पंडित इसलिए मारा गया कि वो देशभक्त था, वो सेपरेटिज्म के खिलाफ था। और जो लड़ाई थी, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर टेररिज्म था, वो कोशिश थी कि सरकार को घेरना, वो भारत सरकार को कैसे घेरा जाए, क्या वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए जाए,
या सिविलियंस को मारा जाए या कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाए, तो जी। उसमें ये कहीं ना कहीं ये जरूर एक बात ये रही कि जो लड़ाई वो एक बड़े पर्दे पे हो रही थी, जी, बिल्कुल। उसमें कश्मीरी पंडित कहीं ना कहीं वो एक शिकार बन गए। और वही जी। बात शायद गुलाम नबी आजाद ये कहते हुए कि वो कश्मीरी पंडित जो है कई महत्वपूर्ण बिल्कुल। शैलेंद्र, एक छोटा सा जवाब इस पर भी चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडित संगठन जो है वो परवीन कश्मीर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो क्या कई मुद्दे उसमें उठाए जा सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या इस पर भी आपको लगता है कि उनके आजाद को लेकर के और जो कश्मीर पंडितों के बारे में जो किताब में जिक्र उस पर भी कुछ बात होगी? मान रहे हैं कि जिस तरह के क्लेम्स किए गए हैं, गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में जो क्लेम्स किए हैं खासतौर से माइग्रेशन को लेकर, उसको लेकर जो पंडित ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज इस पर रिएक्ट कर सकती हैं। और हमें लगता है कि इस पे बीजेपी भी अपना आज बयान जारी करेगी कि जिस तरह के दावे किए गए हैं, क्योंकि इसमें उस वक्त जो सरकार थी वो वीपी सिंह की थी और बीजेपी का सपोर्ट उस वक्त था। हालांकि उस वक्त जो माहौल उस वक्त कश्मीर में बना था माइग्रेशन के लिए जो जिम्मेदार रहा, उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर गवर्नर को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरी किताब को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि दावे न सिर्फ माइग्रेशन के अलावा जो बाकी दावे उन्होंने किए हैं उस पर पहले से ही कांग्रेस जो है उनको निशाने पर ले रही है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनोज जी और शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब अगली खबर पर करेंगे। अगली खबर यह कि श्रीनगर के बाग मेहताब में देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद श्रीनगर प्रशासन द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन की बात कही गई है। श्रीनगर प्रशासन का कहना है कि अब मकान मालिकों को किराए पर मकान देने से पहले किराएदार का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, क्या तब्दीलियां, टर्म्स एंड कंडीशंस, कवानीन, नियम क्या क्या बदल रहे हैं और क्या क्या नए जुड़ रहे हैं बाग मेहताब वाले इस मामले के बाद? जी हाँ विशाल, ये अब लाजमी हो गया है कि जो भी किराए पे कोई प्रॉपर्टी देगा उसको अब टेनेंट की जो किराएदार है उसकी वेरिफिकेशन करनी होगी। हालांकि पहले भी एक जब मिलिटेंसी के का कंटेक्स्ट लेके उसके संदर्भ में ये कहा गया था कि जो किराएदार होगा या कोई मेहमान अगर ऐसा आता है जो शकावर हो, उसकी रिपोर्ट पुलिस को की जानी चाहिए। और पुलिस ने कुछ पिछले 2 साल पहले एक वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया था। जम्मू में भी टेनेंट वेरिफिकेशन हुई इसी साल जनवरी में। लेकिन ये जो सेक्स स्कैंडल सामने आया है, इसके बाद बड़ा जो अवामी रद्दअमल हुआ, उसके बाद पुलिस ने बाकायदा अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब बाकायदा जारी किया गया है एक ऑर्डर, जिसके तहत अब जो भी किराए पे देगा प्रॉपर्टी या जिसने दी है वो भी बाकायदा पुलिस के पास वेरिफिकेशन करेगा उसकी, ये शख्स कौन है, इसका एड्रेस क्या है, उसका फोटो होगा। जैसे दिल्ली में आपने एक पुलिस वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म देखा होगा, वैसा ही फॉर्म होगा, ताकि इस तरह का जो किराए पे लिए हुए प्रॉपर्टीज हैं उनका गलत इस्तेमाल ना हो जराइम के लिए। खासतौर पे कंटेक्स्ट यही दिया गया है। विशाल, कल भी जो ब्लाइंड मर्डर केस यहाँ पे मामा हल हुआ, जो नवगाम एरिया में हल हुआ, उसमें भी ये जो किराए पे ली गई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह चाहे ड्रग पेडलिंग हो, चाहे और मामलात हों, ये सेक्स स्कैंडल का मामला आया, इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज की गई वो किराए पे ली गई प्रॉपर्टीज थी। और अब ये पुलिस ने बाकायदा मजिस्ट्रेट से ऑर्डर हासिल करके वेरिफिकेशन का अमल अब शुरू होगा और लोगों को ये ऑर्डर होगा और 2 महीने तक ये इसका अमल होगा, ताकि इस तरह के जराइम में ये लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ना कर पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में यानी आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।